हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इस वीडियो को देखने से पहले आप एग्रीगेट डिमांड वाली वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि ये उसी का ही आगे का वर्जन है, मतलब उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया गया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले एग्रीगेट डिमांड वाली वीडियोस आप देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, अदरवाइज ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो लेट्स स्टार्ट इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब आता है? एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम तब होती है व्हेन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मीन्स टोटल सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जब एक टाइम पीरियड पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हों। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम लेवल। नेक्स्ट हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होता था हमारा? C+I। हम इसमें दो ही कंपोनेंट्स लेते थे, फॉरेन को और गवर्नमेंट को हम इग्नोर कर देते थे। तो इसमें दो ही कंपोनेंट हम लेते थे, C+I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही सेम एग्रीगेट सप्लाई में हम लेते थे कंजप्शन प्लस सेविंग। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी इस वीडियो से पहले इस वीडियो को देख लेना, अदरवाइज ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो एग्रीगेट डिमांड में हमारे टू कंपोनेंट्स हैं, C+I, और एग्रीगेट सप्लाई में भी हमारे टू कंपोनेंट्स हैं, C+S। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पर। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, C+I इज इक्वल टू C+S, क्योंकि AD को हम C+I लिख सकते हैं और AS को हम C+S लिख सकते हैं। अब इसमें से देखिए हमारा C और C दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से क्या बचा? क्योंकि दोनों इक्वल के उधर थे, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि C को हम इधर लेके आएंगे तो C माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या बचा? I, और इधर से क्या बचा हमारा? S। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो ये हमारे पास दो कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन थी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सेकेंड कंडीशन है हमारी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो ये हमारे पास दो अप्रोच हो जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? तो ये टू अप्रोच हो गए हमारे इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन करने के लिए, ये इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड आउट करने के लिए। एक हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होंगे तो इक्विलिब्रियम लेवल होगा। सेकंड कंडीशन कौन सी हो सकती है? जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम लेवल होगा। तो ये दो हमारे अप्रोचेस हैं इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन या फाइंड आउट करने के। ठीक है, तो इन दोनों अप्रोचेस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, इन दोनों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो इसमें हमारे टू कंपोनेंट्स थे, C+I और C+S। I इज इक्वल टू S हो गया था। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेकंड है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। C+I था ना, तो इसमें हमारे हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन जैसे जैसे हमारी इनकम लेवल इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारी ऑटोनोमस होती है, मतलब कांस्टेंट होती है। तो एग्रीगेट डिमांड में हम पहले ही कर चुके हैं कि कंजप्शन लेवल हमारा इनकम के साथ साथ इंक्रीज होता है, और इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनोमस होती है, मतलब कांस्टेंट होती है। जीरो लेवल पर भी अगर हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर हमारी इनकम जीरो है फिर भी हमें कुछ सेव करके रखना है हमें फ्यूचर के लिए, जैसे सपोज हमें टैक्स देना है तो हमारी इनकम, हमें हाउस रेंट देना है या हाउस टैक्स देना है, तो हमारी इनकम हो या ना हो वो हमें पे करना पड़ेगा, तो वो कंपलसरी पेमेंट होती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारी ऑटोनोमस होती है, मीन्स कंपलसरी होती है, और ये एक फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, ये इनकम के साथ साथ इंक्रीज नहीं करती। ठीक है, तो इनकम इंक्रीज हो
या डिक्रीज हो, ये हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट रहती है। इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। तो ये हमारे दो कंपोनेंट्स। जब भी हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसकी एक्सप्लेनेशन देने के बाद या उसे मीनिंग देने के बाद हमें इसके अजम्पशंस या कंपोनेंट्स देने होते हैं। तो हम सेम कर रहे हैं। हमने AD/AS अप्रोच लिया, उससे पहले हमने सॉल्व कर लिया वहाँ पर कि AD = क्या था, C+I और AS क्या था, C+S। तो ये क्या हो गया, C से C कट गया था, I = S, तो वो हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमने इसके कंपोनेंट्स ले लिए हैं दोनों कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा कंजप्शन लेवल भी इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऑटोनॉमस होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता इनकम लेवल के साथ। तो अब इसका हम एक शेड्यूल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शेड्यूल ले लिया है जिसमें हमारी इनकम है, इनकम लेवल है, और कंजप्शन लेवल हमने ले लिया है। सेविंग हम निकाल सकते हैं। सेविंग कैसे आएगी, इनकम माइनस कंजप्शन, तो 0 - 40 -40, देन 100 - 120 -20, देन 200 - 200 0, 300 - 280 20, 400 - 360 40, 500 - 440 60, 600 - 520 80। तो ये हमारी सेविंग निकल आई। अब इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट था, तो जितना 0 लेवल पर है 40 40 40 40 40 40 40, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट रहेगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो AD हम C+I ले सकते हैं, C हमारे पास है, I हमारे पास है। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट हमने 40 लिया है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 40 कहीं से फाइंड आउट करके आया है। तो इसलिए मैं आपका ये डाउट क्लियर कर रही हूँ कि ये आप इन्वेस्टमेंट कुछ भी ले सकते हैं, बट वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो C+I हम कर लेते हैं, 40 + 40, ये हो जाएगा हमारा AD 80। AD हम निकाल सकते हैं, C+I 80 हो गया, देन 120 + 40 160, ऐसे हम ऐड करते चले आएंगे, 240, यहाँ पर 280 + 40 320, देन 360 + 40 400, देन 480, देन 560। तो ये हमने AD निकाल लिया। सेम हम AS निकाल सकते हैं, C+S करके। C भी हमारे पास है, S भी हमारे पास है, तो AS निकाल लेते हैं। 40 + -40 0, 120 - 20 100, 200 + 0 200, 280 + 20 300, 360 + 40 400, 440 + 60 500, 520 + 80 600। तो ये हमारा आ गया AS, ठीक है। अब रिमार्क मतलब इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर AD हमारा AS से ज़्यादा है, AD 80 है, AS 0, तो यहाँ हम लिख देते हैं AD is greater than AS। सेम ऐसे ही यहाँ भी अभी 160 है AD हमारा और AS 100, तो यहाँ पर भी हमारा AD ज़्यादा है, AD is greater than AS। नेक्स्ट में भी AD is greater than AS, यहाँ पर भी AD is greater than AS। यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए, तो जहाँ दोनों इक्वल होते हैं वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, क्लियर। जहाँ पर AD = AS हो गया, ये इक्विलिब्रियम लेवल हो गया हमारा। नेक्स्ट में AD is less than AS, यहाँ AS हमारा ज़्यादा है। नेक्स्ट में अगेन AD is less than AS। तो ये हमने शेड्यूल बनाया था, शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमने इसका रिमार्क दे दिया है। रिमार्क मतलब क्या क्या चेंजेस आए इसमें वो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो स्टार्टिंग में तो AD ग्रेटर था AS से, फिर दोनों इक्वल हो गए और एंड में AS ग्रेटर हो गया था AD से। अब ये फर्स्ट कंडीशन हमारा AD is greater than AS, इसका
इफेक्ट क्या पड़ेगा जब AD AS से ज़्यादा होता है? तो व्हेन AD is greater than AS, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप खुद सोचिए, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। सपोज मैंने एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो अभी तक मार्केट में नहीं आई, ठीक है, और फर्स्ट जो इन्वेंशन किया है वो मैंने ही किया है। तो अब मैं जैसे ही उसे मार्केट में लॉन्च करती हूँ तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई कार नहीं थी, गाड़ी नहीं थी ऐसी कोई भी, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई कम होगी। सपोज मैं बनाने वाली मैं केवल अकेली हूँ और डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड हमारी ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो उसमें क्या होगा? मैं क्या करूँगी? प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगी। तो इससे क्या होता है? इसका इफेक्ट कहाँ जाता है? प्रोडक्शन पर। तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मैं और कोशिश करूँगी कि वो गाड़ियाँ या वो कारें ज़्यादा बनाऊँ, तो प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है। प्रोडक्शन करने के लिए मुझे लेबर भी चाहिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो जब AD AS से ज़्यादा होती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? उससे प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे ही मैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करूँगी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इफेक्ट होता है व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS। जब इक्वल हैं दोनों तो उस टाइम पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, तो ना तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा ना हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ तो मार्केट इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन AD इज लेस देन AS, जब डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है। सपोज मैंने गाड़ी तो बना दी लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं हो रही। मैंने तो बहुत सारी गाड़ियाँ बना ली हैं लेकिन डिमांड उसकी नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे क्या करूँगी? मैं कुछ टाइम वेट करूँगी कि डिमांड हो, लेकिन अगर डिमांड नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम इसका प्रोडक्शन कम कर देंगे, बंद कर देंगे, इसका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो क्लियर हुआ? तो ये हमारा शेड्यूल था, ये हमारा रिमार्क्स था, मतलब क्या इफेक्ट हुआ? AD अगर ग्रेटर होता है AS से तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, और AD अगर लेस होता है AS से तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम ले लिया है, दिस इज X एक्सिस एंड दिस वन इज Y एक्सिस। ये हमने एक डायग्राम ले लिया है। आप शेड्यूल से ही मैंने ये डायग्राम बनाया है, तो आप भी ये डायग्राम खुद से ट्राई कर सकते हैं। AD और AS दोनों हमने अभी शेड्यूल में फाइंड आउट किए थे, तो बस उसी से ही ये डायग्राम बनाया है। दिस इज AD, दिस इज इनकम भी हमारे पास थी, AD हमारे पास है, AS हमारे पास है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो आप वो ट्राई करना आप खुद से। तो ये हमने डायग्राम बना दिया, जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज ई पॉइंट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ दिस इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, दिस इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड दिस इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो जहां एक दूसरे को पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हो गया ई पॉइंट हमारा। ई पॉइंट क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम लेवल। हमने AD बना दिया, AS हमने बना दिया। AS आपको याद हो 45 डिग्री का बनता था, क्योंकि इनकम और AS दोनों सेम रहते थे, ठीक है, तो वो 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये AD हमारा हो गया C+I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास शेड्यूल में है, उसी देख के हमने ये डायग्राम बना लिया है। ये वाली कंडीशन है आपकी व्हेन AD देखिए यहाँ पे कम है और AD ज़्यादा है, और AS हमारा ये वाला हमारा पॉइंट शेड्यूल था AS, ये वाली लाइन। तो यहाँ ये वाली कंडीशन कौन सी हमारी? व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS। AD यहाँ से शुरू हो रहा है और AS यहाँ से, तो AD हमारा ज़्यादा है, तो AD इज ग्रेटर देन AS। और ये वाली हमारी कंडीशन है व्हेन AS
AD के ऊपर आ गया है, मतलब AS हमारा इंक्रीज कर रहा है। व्हेन AS इज ग्रेटर देन AD, तो ये दोनों कंडीशन हमारी आ गई है डायग्राम में, व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS और व्हेन AS इज ग्रेटर देन AD। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल बन के रेडी हो गया था, उससे हमने ये डायग्राम बना लिया है, डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो ये था हमारा AD-AS अप्रोच। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर इसी वीडियो में मैं करती हूँ तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे, तो इसलिए छोटी सी वीडियो बनाई है जिससे आपको ये समझ में आए। अगर कहीं डाउट होता है तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से रिपीट कर लीजिए उसे, तो वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जिस चीज़ को हम बार बार सुनते हैं वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमें लर्न हो जाती है। जैसे अपने फ्रेंड्स का नाम, मूवी का नाम, क्योंकि हम बार बार उसे सुनते हैं, हम किसी पेपर पे उसे रटते नहीं है कि ये वाली मूवी लॉन्च होने वाली है, ये रिलीज होने वाली है, या फिर मेरे फ्रेंड का नाम ये है, या फिर मेरी बुक का नाम ये है। वो डेली 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 जब हम उसे रिपीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही हमारी मेमोरी में सेव हो जाता है और हमें लर्न हो जाता है। तो सेम ऐसा ही स्टडी है। स्टडी को भी अगर आप डे टू डे इससे रिवाइज करेंगे, डेली अगर आप वीडियो भी देखते हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएंगी और आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।